नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद अब सबकी निगाह महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों की ओर है। इनमें भी महाराष्ट्र के चुनावों पर सबकी खास दिलचस्पी है। एक तो राज्य बड़ा है और दूसरा उसमें उतने ही बड़े दावेदार भी हैं। दो पार्टियां एनसीपी और शिवसेना तो ऐसी हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में एक हुआ करती थी, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों के दो फाड़ हो चुके हैं और उसके दोनों ही पक्ष इस बार आमने सामने हैं। यह चुनाव दरअसल ये भी तय करेगा कि असली एनसीपी और असली शिवसेना जनता के मन में कौन सी होने वाली है। महाराष्ट्र में एक चरण में ही 20 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, लेकिन 20 नवंबर के लिए तैयारियां आज पूरी की गई। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन था और नामांकन पूरे भर दिए गए हैं। आपके सामने हमारी दो स्टोरीज, आज का तस्वीर आपके सामने साफ है। आज चुनावों पर फोकस है। देश में महाराष्ट्र के चुनाव और विदेश में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के चुनाव। ये सस्पेंस ये खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में आज नामांकन भरने के साथ ही सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन में कौन किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है, तो महा सस्पेंस खत्म हो गया है। महामुकाबला महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। दूसरा बड़ा मुद्दा एक और महामुकाबले का है और ये 5 नवंबर को होने जा रहे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव है, जहां पिछले एक महीने तक बढ़त में दिख रही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, जो आज चुनाव के बीच में उनका नामांकन आया था, अब कई ओपिनियन पोल्स में पीछे दिखाई दे रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अंतर भले ही मामूली है, लेकिन ट्रंप ने लीड बना ली है, वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बड़े लोगों ने, कई बड़े दिग्गजों ने तो एक हफ्ते बाद जो चुनाव होने वाले हैं 5 नवंबर को, उसके बारे में भविष्यवाणी भी अब करनी शुरू कर दी है कि ट्रंप चुनाव जीत रहे हैं। कैसी है अमेरिका के राष्ट्रपति पद की रेस इस वक्त, इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका से भी खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में हो रहे चुनावों की, जहां पर अब सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। और अब जबकि नामांकन का काम खत्म हो गया है, तो लग रहा था कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, लेकिन अभी भी तस्वीर बहुत ज़्यादा साफ नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र में शाम को 5 बजे तक नामांकन का काम था। नामांकन का काम खत्म हो गया। इसके साथ ही सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों की चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। महायुति की बात करते हैं पहले, जो कि सत्तारूढ़ गठबंधन है, एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चल रही सरकार। 4 सीटों पर तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। कौन सी है इसके बारे में आपको बता देते हैं। बीजेपी 152 पर लड़ रही है। शिवसेना ने 80 पर औपचारिक तौर पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। एनसीपी जो कि अजीत पवार वाली है, उसमें 52 है। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 284 सीटें आती हैं। 4 सीटें छोटी बड़ी जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए छोड़ी गई हैं, जैसे रामदास अठावले की आरपीआई है, ऐसे 1-2 पार्टियां और हैं, ऐसी 4 सीटें उनके लिए छोड़ी गई हैं। अब अगर महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो 11 तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। 11 सीटों पर क्या होने वाला है, ये कौन कौन से सीटें लड़ने वाले हैं, कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, वो आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस ने 103 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। सबसे बड़ा गठबंधन की पार्टी वही निकल कर आई है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप ने 87 पर नाम घोषित किए हैं और एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी ने भी 87 नाम घोषित किए हैं। ये आंकड़ा जोड़ते हैं तो 277 तक पहुंचता है। 11 सीटें, कुछ 2 सीटें तो जैसे समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं, 1-2 सीटें और क्षेत्रकारी संगठन के लिए छोड़ी गई हैं, और भी कुछ सीटों पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा पेच है। आखिरकार दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों गठबंधन जो है, वो कुल कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। उम्मीद करना चाहिए कि देर शाम तक अब ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र की चुनावी सरगर्मी में। लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के आखिरी दिन कई सारे नामांकन भी भरे गए हैं। आपको बता दें कि आज जो खास नामांकन हुआ उसमें मानखुर्द सीट पर सबसे अधिक दिलचस्पी रही, और वो इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर नवाब मलिक, जो कि चुनाव लड़ने के पहले तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो नवाब मलिक अब खुद भी चुनावी मैदान में है और उनकी बिटिया भी चुनावी मैदान में, सना मलिक, जो एक दिन पहले पर्चा भर चुकी हैं। ये सबसे दिलचस्प हो गया। नवाब मलिक के लड़ने पर जहां आशंका थी, आज आखिरी मौके पर नवाब मलिक के नाम का अनाउंसमेंट किया गया उनकी पार्टी के द्वारा, अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके द्वारा।
मानखुर्द सीट से पर्चा भरने पर यह सस्पेंस बना रहा कि आखिरकार टिकट मिलेगा नहीं, लेकिन एनसीपी अजीत पवार की जो है उसने तय किया कि वही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको बताऊं कि जब नवाब मलिक पर्चा भरने गए तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी पर्चा भरा और ऐन मौके पर उनको फॉर्म भी पकड़ाया गया, जिसके बाद वो पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार हो गए। ये सीट एक हॉट सीट में तब्दील हो गई है। मुस्लिम बहुल इलाका है। इस सीट में उनका मुकाबला महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जो कि इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, महाविकास अघाड़ी जिसको कह रहे हैं MVA, वो अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे मुकाबला है। आमने सामने नवाब मलिक बनाम अबू आजमी। विपक्ष महाविकास अघाड़ी की ओर से ये सीट अबू आजमी काफ़ी नाराज़ हैं। औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि अब मुकाबला अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच ही होगा। इस सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से आपको बता दें राजेंद्र वाघमरे को भी मैदान में उतारा गया है। यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के 2 प्रत्याशी हो गए हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को मान के चलें कि वो भी इंडिया ब्लॉक के महाविकास अघाड़ी के हैं, तो वैसे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के राजेंद्र वाघमरे भी चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी के तहत महाराष्ट्र में 5 सीटें मांगी थी। न मिलने पर सपा ने 25 उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दी। नामांकन वापस लेने का दिन अभी एक बाकी है। मामला अगर तब तक नहीं सुलझा तो ये माना जाएगा कि महाविकास अघाड़ी कहिए या इंडिया गठबंधन कहिए, इसमें बड़ी दोफाड़ होती दिखाई देती है। सुनते हैं अबू आजमी। ये मेरी सीट, हमारी सीट पहले से रह चुकी है। बिना अलायंस के मैं दोनों जगह चुन कर आ चुका हूँ, तो मेरा ज़्यादा अधिकार है। मैं अभी बात करूँगा महाविकास अघाड़ी में और समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात मानेंगे। उधर शिवाजी नगर मानखुर्द से बीजेपी के ऐतराज के बावजूद, जहां बीजेपी विरोध कर रही थी नवाब मलिक के नाम का, लेकिन एनसीपी ने, अजीत पवार की पार्टी ने नवाब मलिक को अपना उम्मीदवार औपचारिक तौर पर बना दिया। अबू आजमी को उनके गढ़ में अब चुनौती देंगे खुद नवाब मलिक। उनके उतरने से इस मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी की आपत्ति के चलते नवाब मलिक अपनी पुरानी सीट अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार नहीं बन पाए थे और वहां से उनकी बेटी सना मलिक को एनसीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। कल वो अपना पर्चा भी दाखिल कर चुकी हैं, वहां पर मौजूद भी थे नवाब मलिक। लेकिन शिवाजी नगर मानखुर्द से आखिरी दिन वो चुनावी मैदान में उतर गए। कहा कि उनके लिए यही महत्वपूर्ण है कि इलाके की जनता और पार्टी नेतृत्व उनके साथ है। नवाब मलिक को सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहा है आपके कैंडिडेचर के लिए, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? आप अभी एक साथ एक अलायंस में बैठे हुए हो और फिर उनका विरोध पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उस विरोध को आप कैसे देखते हैं? कौन विरोध कर रहा है ये मेरे लिए कोई उसका महत्व नहीं है। जनता मेरे साथ है ये महत्वपूर्ण है, मेरा नेता मेरे साथ है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि कठिन समय में अजीत दादा मेरे साथ खड़े रहे। मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। उन्होंने मेरी बिटिया को टिकट दिया, यहाँ पे मैंने फॉर्म भरा है और मुझे विश्वास है कि वो जो परिस्थितियाँ शिवाजी नगर मानखुर्द की है, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोगों ने मुझे न्योता दे के यहाँ बुलाया है, वो चीज़ों को समझेंगे और मुझे लगता है समय के भीतर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नवाब मलिक के बारे में आपको याद दिलाएं कि जब एक थी एनसीपी, तब नवाब मलिक सत्ता में गठबंधन के साथ थे, महाविकास अघाड़ी के साथ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार हमले करते थे बीजेपी के नेताओं पर, और खासकर बीजेपी के सबसे आला नेता रहे देवेंद्र फडणवीस पर। और अब जब पार्टियां टूट गई, गठबंधन नए सिरे से लिखे गए, तो आज की तारीख में नवाब मलिक जिन देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े करते थे, वो दोनों एक ही धड़े में आ गए हैं, एक ही ग्रुप में महायुति में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती थी नवाब मलिक चुनाव लड़ें। बीजेपी की तरफ से सख्त विरोध हुआ, लेकिन अजीत पवार ने नवाब मलिक का बात मानी और उनका उम्मीदवारी ऐन मौके पर तय कर दी। नवाब मलिक की उम्मीदवारी बीजेपी के ऐतराज के बावजूद की गई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सहयोगी दलों को अपनी सीटों पर फैसला लेने का हक है, लेकिन इस मामले में उसने अपना ऐतराज जताया है, क्योंकि बीजेपी ये कहती रही कि नवाब मलिक तो दाऊद के लिए काम करते हैं। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचं प्रचार करणार नाही, प्रचार करण्याचा विषय येत नाही। आमची भूमिका दाऊद आणि दाऊदशी रिलेटेड केस या संदर्भातल्या व्यक्तीच्या प्रचाराची नाही। तो शिवाजीनगर मानखुर्द की सीट आखिरी दिन दिलचस्प और हॉट सीट में महाराष्ट्र के चुनावी समर में तब्दील हो गई है। एक और बड़ी हॉट सीट है जिसमें लोगों की बहुत दिलचस्पी है, खासकर मीडिया की तो है ही है, और वो है वर्ली की सीट, जहां से शिवसेना शिंदे ने
मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उस पार्टी के आप कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, आदित्य ठाकरे की घेराबंदी करने के लिए मिलिंद देवड़ा जैसे मजबूत चेहरे पर दांव चल दिया है। मिलिंद हालांकि सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, उनको सांसदी अभी मिली है 1-2 महीने पहले ही। उसके बावजूद भी मिलिंद देवड़ा को उतार कर आदित्य ठाकरे को एक तरीके से फंसाने की, उनके रथ को रोकने की कोशिश शिंदे गुट ने की है। आदित्य ठाकरे शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाला साहब ठाकरे के पोते हैं। उनके खिलाफ मिलिंद देवड़ा ने आज ही अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरा। वो दक्षिण मुंबई से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मुरली देवड़ा के बेटे हैं। इस इलाके से वो लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इसी साल जनवरी में मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी एकनाथ शिंदे में शामिल हुए थे और चुनाव जीतकर राज्यसभा के सांसद बने थे। दिलचस्प बात यह कि वर्ली सीट इतनी अहम है कि राज्यसभा सांसद को एनसीपी शिंदे ने आदित्य ठाकरे की घेराबंदी के लिए उतार दिया। देखना है कि इन दोनों युवा नेताओं के बीच इस सीट पर यह लड़ाई कितनी दिलचस्प साबित होगी। मिलिंद देवड़ा का कहना है कि लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो, वो दक्षिण मुंबई नहीं छोड़ सकते और दक्षिण मुंबई की ही एक विधानसभा सीट है वर्ली की। एमपी को एमएलए का चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि एक तरह से प्रेशर आप पे बनाया गया, उसको सफाई के तौर पे आप क्या कहना मेरे चेहरे पे आपको प्रेशर दिख रहा है? ओके, यू कॉन्फिडेंट है? नहीं, आपको दिख रहा है प्रेशर है? क्यों प्रेशर है भाई? मैं देखिए, हमारे जो पारिवारिक संबंध है दक्षिण मुंबई के साथ, हाँ। वो सत्ता पे आधारित नहीं है। ये अफसोस की बात है कि मीडिया में कुछ लोग समझते नहीं है कभी कभी, और राजनीति में भी कुछ लोग समझते नहीं है। एक कभी कभी पारिवारिक संबंध बन जाते हैं कई लोगों के साथ, और हमारे दक्षिण मुंबई करों के साथ पारिवारिक संबंध है। दक्षिण मुंबई मेरी जन्मभूमि है, मेरी जन्म दक्षिण मुंबई में हुई, और दक्षिण मुंबई मेरी कर्मभूमि है। मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं दक्षिण मुंबई में रहता हूँ और कहीं और से जाके चुनाव लड़ता हूँ। चाहे चुनाव कितनी भी कठिन हो, हम लड़ेंगे तो दक्षिण मुंबई से ही लड़ेंगे। आज कुछ और दिग्गजों ने अपने पर्चे दाखिल किए, वो अपडेट भी आपको दिए देता हूं। भंडारा की सकोली सीट से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। सकोली सीट से बीजेपी ने अविनाश ब्रह्माणकर को उतारा है, जो पहले एनसीपी शरद पवार के नेता थे और इलाके में कुनबी ओबीसी समुदाय का चेहरा है। आज उम्मीदवारी का पर्चा भरने के बाद नाना पटोले ने कहा कि इन चुनावों में महाविकास अघाड़ी की ही सरकार बनने वाली है। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता रही शायना एनसी, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो शिवसेना के टिकट पर मुंबा देवी से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने भी आज अपना पर्चा दाखिल किया है। तो आज के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी तस्वीर कैसी बन रही है, इसी चर्चा पर इसी मुद्दे पर बात करते हैं दो खास मेहमानों से। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी मेरे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार विजय चोरबरे साहब मेरे साथ हैं। नीरजा जी, मैं आता हूं, आपकी इजाज़त से पहला सवाल विजय जी से लेता हूं, क्योंकि उनको ज़मीन की जानकारी होगी जो मेरे पास अब तक नहीं आई है। रात को 9 बजे तक पर्चा दाखिल करने का काम खत्म हो गया। विजय जी, आप बता सकते हैं महायुति महाअघाड़ी कितनी सीटें, कैसा ब्रेकअप है? हाँ, देखिए सुमित जी, पहले आपने जो क्लियर किया है वही चित्र है, मगर मेरी जानकारी जो महाविकास आघाड़ी के बारे में है उसमें कांग्रेस 102 सीटों पर लड़ रही है। जो बड़ा भाई छोटा भाई का वो मामला कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़े भाई के रूप में उद्धव ठाकरे की शिवसेना 96 सीट पर लड़ रही है और शरद पवार की एनसीपी 87 सीट पर लड़ रही है। यही मुझे लगता है अंतिम आज की जो आंकड़े है ये आंकड़े। मगर महाविकास आघाड़ी में एक पेज ऐसा है कि जो 5 जगह ऐसे जहाँ पे आघाड़ी की दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार दिए, वो 5 जगहों का मामला सुलझाना होगा। नहीं तो जो फ्रेंडली फाइट के बारे में शुरू से संजय राउत उसका विरोध करते आए। वो कहते रहते कि फ्रेंडली फाइट वगैरह ऐसा कोई नहीं होता। अगर वैसा होता 2 से 88 सीटों पर हम फ्रेंडली फाइट कर दिए, मगर फ्रेंडली फाइट वगैरह महाविकास आघाड़ी में नहीं होगी। मगर 5 जगह ऐसे जहाँ 5 जगहों पर महाविकास आघाड़ी की दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार दिए, उम्मीदवारों को एबी फार्म दिए। ये मामला अगले 2-4 दिन में कैसा सुलझता है यह महाविकास आघाड़ी की तरफ देखना होगा। बीजेपी जो पहले बताए, बीजेपी के आंकड़े वही है 152, 80 और 52।
देखिए महायुति में बड़ा कौन छोटा कौन मामला नहीं था। बीजेपी बहुत सारी सीटें लड़ने वाली थी। वो 160 लड़ती है, ये 165 लड़ती, यही सवाल था। वो 152 पर लड़ रही है। एकनाथ शिंदे 100 के नीचे नहीं मानेंगे ऐसा कहा जा रहा था, मगर उन्होंने 80 सीटों पर उन्होंने मान लिया है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो लोकसभा के वक्त भी हुआ था वो अजीत पवार के एनसीपी को हुआ था, और इस बार भी हुआ है। उनके पास 40 एमएलए थे, जी उनको सिर्फ 12 ज्यादा सीटें मिले, 52 ज्यादा सीटें मिले हैं। जो एनसीपी अजीत पवार अगले मुख्यमंत्री हो गया ऐसा दावा करते रहे, 52 सीटें लड़के 288 में से मुख्यमंत्री पद पर दावा कैसे करेंगे? ये सवाल उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन इसमें में भी कितनी उठेगा। सीटों पर फ्रेंडली फाइट है महायुति में? महायुति में अभी तक मामला सामने नहीं आए, मगर आज देखो, जहाँ जो दो सीटें ऐसी है, 2 सीटें ऐसी है जहाँ अजीत पवार की पार्टी के उम्मीदवार है, वो दिंडोरी और देवला। उसी जगह शिंदे की पार्टी की तरफ से 2 बंडखोरों, दो जो उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। वो मामला भी 2-3 दिन में कैसा सुलझाया जाता देखना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख की सुमित जी देखो, बहुत सारे पार्टी के लोगों ने, एक पार्टी के 2 लोगों ने, आघाड़ी की या युति के जो अलायंस के पार्टनर थे उस पार्टी के लोगों ने पर्चे दाखिल किए हैं। मगर अगले 4 तारीख तक ये पर्चे वापस लेने का समय है। मुझे लगता है आखिरी दिन है। 3-4 दिनों में बहुत सारी घटनाएं घटेगी और समझाने की, धमकाने की, उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कोशिश की जाएगी। देखना पड़ेगा, क्योंकि आज ये चित्र क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आज की जो पर्चे दाखिल के प्रेशर टैक्टिक्स का भाग, प्रेशर टैक्टिक्स की पॉलिटिक्स भी उसमें ज्यादा है। इसलिए देखना होगा आगे 3-4 दिन। चौधरी साहब, हमने देखा गोपाल शेट्टी ने नामांकन कर दिया, हमने देखा समीर भुजबल ने नामांकन कर दिया, हमने देखा शायना एनसी के सामने वहां पे नामांकन हो गया उस सीट पर जहां से शायना लड़ रही हैं। तो महायुति और महाविकास अघाड़ी, नीरजा जी, दोनों गठबंधनों में कई सारे ऐसे अनसेटिस्फाइड नेता रहे जिनको टिकट नहीं मिला, या तो वो उन्होंने पार्टी शिफ्ट करके चुनाव लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंटली मैदान में आ गए हैं। ये जो छोटे छोटे फैक्टर हैं, जब 3-3 पार्टियों का गठबंधन आमने सामने लड़ रहा हो, तो आपको लगता नहीं है कि एक एक सीट बहुत क्रूशियल होने वाली है इस चुनाव में? देखिए, एक एक सीट क्रूशियल होने वाली है, वो तो स्पष्ट है। ये भी है कि एंड तक चलती है, बार्गेनिंग चलती है, रस्साकशी चलती है। हर कोई चाहता है उनको टिकट मिल जाए और एक पोजीशनिंग चलती है। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मुझे याद नहीं है हाल में ऐसा कॉम्प्लेक्स चुनाव सामने आया हो। मतलब मैं आज दोपहर शाम को सुन रही थी, जैसे कि, और देख रहे हैं आप, सोच रहे कि अभी तक पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, नॉमिनेशन खत्म हो गए हैं। ऐसा कि एकदम सिर घूम रहा है। अगर हम लोग के साथ ये हो रहा है तो बेचारी जनता के साथ क्या हो रहा होगा, ये सारा सोच के। आप सही कह रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स कि 6 मेन पार्टियां हैं, कई छोटी पार्टियां हैं, और हर गठबंधन में 3 पार्टी मेन है, और फिर उसके अलग अलग छोटे छोटे लोगों को टिकट दिए। इंडिपेंडेंस अलग है, फ्रेंडली फाइट्स अलग है, मतलब महाराष्ट्र के चुनावों में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बाद अब महा कंफ्यूजन भी हो गया है। मैं एक चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, आपकी पॉलिटिकल एक्यूमेंट को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि पोस्ट पोल सिनेरियो में इन अलायंसेस में शिफ्ट भी हो सकते हैं? कुछ लोग यहाँ के वहाँ और वहाँ के यहाँ भी आ सकते हैं, जैसे शरद पवार इस तरफ आ जाएं या अजीत पवार उस तरफ आ जाएं, कुछ भी, एनीथिंग जस्ट। मुझे लगता है कि अगर क्लियर स्पष्ट मैंडेट नहीं हुआ एक गठबंधन के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या शरद पवार उधर आएंगे? मुझे नहीं लगता है। उनके पब्लिक लाइफ में टेल एंड है उनकी पब्लिक लाइफ का, और उन्होंने एक पोजीशन ले ली है तो, और बहुत ही महारथी हैं इस इलेक्शन के। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी उद्धव ठाकरे किसी जानते हैं। उद्धव ठाकरे भी, मतलब कहा जाता था उनसे बातचीत चल रही है, तो मुश्किल लगता है मुझे कि इस तरह का बड़ा फेरबदल होगा। लेकिन हाँ, इधर से उधर, क्या शिंदे अगर उनको सीएमशिप नहीं मिली क्या करेंगे? क्या सुप्रिया सुले चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं? जी, क्या बड़ी स्ट्राइक रेट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने कहे। चोरमनी साहब मुस्कुरा रहे हैं।
विजय जी, अजीत पवार बाहर से सपोर्ट कर सकते विजय जी, हैं, अजीत सुप्रिया पवार सुले। स्टिक करेंगे अपनी इस जगह पर या वो शिफ्ट हो सकते हैं? क्योंकि नवाब मलिक ने कल कहा कि जो भी सरकार बनेगी वो अजीत पवार उसमें मेन रोल प्ले करेंगे, किंग मेकर होंगे। नहीं, देखिए, नवाब वो मलिक सब ने चीज़ तो कहा, हो सकती मेरा है। विजय जी, मैडम विजय जी सवाल है जी। हाँ, नहीं, sorry। नवाब मलिक ने कहा अजीत पवार किंग मेकर होंगे, मगर उनकी कितनी सीटें आती है इस पर निर्भर रहेगा। और जो अब चुनाव बारामती में चुनाव लड़ रहे, वहाँ उनके भतीजे उनके खिलाफ है। इसमें कितना ये चुनाव कितना फ्रेंडली होता है और इसमें कितनी तनातनी होती है, इस पर बहुत सारा निर्भर रहेगा। अजीत पवार शरद पवार के साथ फिर वापस जुड़ने के कितने चांसेस रहेंगे, इस चुनाव का माहौल में तय होगा। जी। दूसरी पार्टी जो शुरू में निर्जानी जी ने जिसका जिक्र किया कि ये अलायंस पार्टनर शिफ्ट हो सकते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टियां एक साथ नहीं आ सकते। बाकी 4 पार्टी जो है उनके साथ वो किधर भी, कौन सी भी पार्टी किधर भी जा सकती है, किसका भी किससे भी अलायंस हो सकता है। एक बात जो है, शरद पवार ने आज तक बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया है और वो एक जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर भूमिका लेकर खड़े हैं। मुझे लगता है वो भी बीजेपी के साथ जाने के लिए नहीं सोचेंगे। बाकी 4-5 पार्टियों का कोई आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है, 3 पार्टियों का, वो कौन सी भी पार्टी किधर भी शिफ्ट हो सकती है। इसलिए 2019 के चुनाव के बाद एक नया समीकरण महाराष्ट्र के राजनीति में उभर आया था। वो 2020 इलेक्शन के बाद ही उभर आने की संभावना है। मगर देखिए सुमेश जी, एक पेच जी। ऐसा है, 23 तारीख को रिजल्ट है और 2 दिन में ही सरकार बनाने है। अगर 2 दिन में ये सरकार बनाने की कवायद नहीं होगी तो महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। इसलिए ये भी बहुत सारे प्रश्न आगे 23 उभर के तारीख आ को सकते हैं। मतगणना होनी है, 26 तारीख तक गठन होना है। जाहिर तौर पर विजय जी, आप जो बात कह रहे हैं कि अगर 3 दिन में नंबर नहीं दिखाए किसी भी एक धड़े ने, तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बहुत सारा समय होगा इस पूरे खेल को अपने अपने हिसाब से सजा लेने का, दोनों पक्षों की ओर। तो महाराष्ट्र का चुनाव महाचुनाव हो गया है हमारे इस देश के अंदर इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी और विजय जी। महाराष्ट्र के चुनाव की हमने बात की, आगे बढ़ेंगे अब दुनिया के महाचुनाव की ओर आपको ले चलते हैं, महामुकाबला की बात करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सबसे ताकतवर नेता यानी राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है। एक हफ्ते के बाद 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के मुकाबले रिपब्लिकन उम्मीदवार जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है। जुलाई के महीने में राष्ट्रपति जो बाइडेन जब दोबारा राष्ट्रपति बनने की रेस से हटे तो उन्होंने अपनी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की हैरिस जैसे ही मैदान में उतरी तो उन्हें जो जोरदार समर्थन मिला उससे लगा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप उनके आगे फीके पड़ जाएंगे। शुरू के कई ओपिनियन पोल्स में ऐसा दिखा भी, लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप फिर रेस में लौट आए हैं। कई पोल्स में ट्रंप अब आगे दिखते हैं और चुनावी भविष्यवाणी करने वाले कई दिग्गज भी अब ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनमें से एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं क्रिस्टोफर बेरूट। उन्होंने कई तकनीकी पैमानों के आधार पर यह दावा किया कि 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होने वाली है। दुनिया के तमाम अखबारों और वेबसाइट्स ने उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट इकोनॉमिस्ट बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जीत के उनके दावे को हेडलाइन बनाया है। सोशल मीडिया एक्स पर क्रिस्टोफर बेरूट ने लिखा कि जिन पैमानों के आधार पर वो ये दावे कर रहे हैं उनमें बेटिंग मार्केट यानी सट्टा मार्केट के रुझान शामिल हैं। इसके अलावा चुनाव शास्त्रियों के पूर्वानुमान और वित्तीय बाजार से आने वाले संकेत शामिल हैं। मार्केट सिक्योरिटीज मोनाको के चीफ इकोनॉमिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट क्रिस्टोफर बेरूट ब्लूमबर्ग की आर्थिक पूर्वानुमान की रैंकिंग में पिछले 12 साल में से 11 साल टॉप पर रहे हैं। उनके जोरदार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही उनकी ताज़ा भविष्यवाणी को सब गंभीरता से लेते हैं। क्रिस्टोफर बेरूट का यह भी कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी जिस जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसे कहा जाता है वो अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में बहुमत हासिल करेगी। हालांकि निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मुकाबला कड़ा रहेगा, लेकिन वहां भी रिपब्लिकन का दबदबा हो सकता है। बेरूट का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और अमेरिकी संसद कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ सकती है। इससे पहले आंकड़ों के एक और दिग्गज यानी एक मशहूर स्टैटिस्टिशियन नेटे सिल्वर ने भी एक कड़े मुकाबले में हैरिस पर ट्रंप की जीत का
पूर्वानुमान जताया है। अमेरिका के पिछले 5 राष्ट्रपति चुनावों में नेटे सिल्वर की भविष्यवाणियां ठीक साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को जीतने की 53.1% के आसार हैं। हालांकि कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो कमला हैरिस की जीत का दावा कर रही हैं, जैसे पिछले ही महीने अमेरिकी चुनाव का नोस्ट्राडामस कहे जाने वाले एलन लिचमैन ने दावा किया कि कमला हैरिस चुनाव जीतेंगी। लिचमैन ने 13 अलग अलग पहलुओं, जिन्हें वो कीज टू द व्हाइट हाउस मॉडल कहते हैं, उनके आधार पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 13 में से 8 पहलुओं पर हैरिस भारी पड़ेंगी और 3 पहलुओं पर ट्रंप भारी पड़ेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है और इसके साथ ही एक दूसरे पर जुबानी हमलों का सिलसिला भी तेज हो गया है। जॉर्जिया के एटलांटा में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस और उनका समर्थन कर रही मिशेल ओबामा के हमलों का जवाब दिया, जिनमें ट्रंप को नाजी बताया गया था। ट्रंप ने कहा कि वो नाजी के ठीक उलट हैं और इसके साथ ही मिशेल ओबामा को उन्होंने नेस्टी कह दिया। इससे पहले रविवार को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन की एक रैली में ट्रंप के समर्थन में प्रचार में उतरे एक कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ के भाषण पर जमकर सवाल उठ गए हैं। इस कॉमेडियन ने कह दिया था कि प्यूर्टो रिको फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ गार्बेज है, यानी प्यूर्टो रिको तैरते कबाड़ का द्वीप है। इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि प्यूर्टो रिको एक कैरिबियाई द्वीप है जो एक आज़ाद देश भी नहीं है और न ही अमेरिका में शामिल हुआ है, लेकिन इसे अमेरिका का ही इलाका माना जाता है। प्यूर्टो रिको के लोगों को अमेरिका का नागरिक माना जाता है, लेकिन वो अमेरिका के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। लेकिन प्यूर्टो रिको के हज़ारों लोग अब अमेरिका के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और वहाँ के नागरिक बन चुके हैं और वोट भी देते हैं। कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ के भाषण के बाद उनकी ज़बरदस्त आलोचना हुई और साथ में ही ट्रंप को भी उसमें लपेट दिया गया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन समेत अमेरिका की कई नामी गिरामी लोगों ने इस बयान की आलोचना की है। ट्रंप की चुनावी टीम ने खुद को इस बयान से अब अलग भी कर लिया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और कमला हैरिस की तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि मैंने कई वजहों से कमला हैरिस को पिछले राष्ट्रपति चुनावों में अपना साथी चुना। वो स्मार्ट हैं, वो टफ हैं और विश्वसनीय हैं। उन्हें ट्रंप से ज़्यादा अनुभव है, लेकिन सबसे खास बात जो मैं अपने दिल की गहराइयों से मानता हूं वो ये कि शी हैज़ कैरेक्टर, यानी उनका ज़बरदस्त किरदार है। वैसे कमला हैरिस के सामने भी समस्याएं कम नहीं हैं। मिशिगन में उनकी एक रैली में कई फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घुस गए। उन्हें कहते सुना गया, इजराइल बॉम्ब्स कमला पेज, हाउ मेनी किड्स विल यू किल टुडे, यानी इजराइल बमबारी कर रहा है और कमला उसका पैसा दे रही हैं। आप आज कितने बच्चों को मारोगे। इन प्रदर्शनकारियों को बाद में वहां से निकाल दिया गया, लेकिन कमला हैरिस ने उससे पहले कहा कि मैं आपको सुन रही हूं, गाजा के मुद्दे पर कुछ कहना चाहती हूं कि हम सब चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और बंधकों को रिहा किया जाए। मैं अपनी ताकत में जो हो सकता है वो करूंगी। आपको बता दें, अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ आंकड़े देखने भी बहुत दिलचस्प हैं, बहुत ज़रूरी हैं, खासकर उन जगहों के जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। अमेरिका में कुल 55 राज्यों में चुनाव है, वोटिंग हो रही है 5 नवंबर, जैसा कि हम बता रहे हैं। लेकिन हम बात अब स्विंग स्टेट्स की करते हैं, कहाँ पे किसका अभी रुझान दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक निगाहें इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर होंगी। सबसे पहले बात करते हैं ये स्विंग स्टेट्स है कौन कौन से, बता देता हूँ आपको। एरिज़ोना जो कि बिल्कुल पश्चिम में है, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के 50 राज्यों में से ये वो राज्य हैं जहां पिछले चुनावों में फैसला 3 अंकों से भी कम के अंतर से हुआ था, इसीलिए उनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इसे ऐसा मानिए कि जैसे हम अपने यहाँ कड़ी टक्कर वाली सीटों को देखते हैं जहां जीत और हार का अंतर बहुत कम, बहुत मिनिमम दिखाई देता है। चुनाव वही जीतेगा जो इन मतदाताओं को, इन राज्यों के मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाए, जो अभी तक अपना मन नहीं साफ कर पाए हैं। अमेरिका में ओपिनियन पोल से जुड़ी 2 प्रमुख संस्थाओं 538 और सिल्वर बुलेटिन के नतीजे बता रहे हैं कि टक्कर बहुत कड़ी रहने वाली है। दोनों के राष्ट्रव्यापी पोल्स में मामूली अंतर से इस वक्त कमला हैरिस आगे दिखाई देती हैं। 538 में 48% है, सिल्वर बुलेटिन में वो 48.6 हैं, जबकि ट्रंप के खाते में आप देख सकते हैं 46.6 और 47.5।
यहाँ पे मामूली 1.5 वोट का परसेंटेज का अंतर और यहाँ पे करीब करीब 1% का अंतर है। बहुत ही मिनिमम, बहुत ही मामूली बढ़त इस वक्त कमला हैरिस के पास है। लेकिन 7 स्विंग स्टेट्स में अधिकतर जगह ट्रंप आगे दिखते हैं। 538 538 जो कि उसके मुताबिक 7 में से 5 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप मामूली अंतर से आगे हैं और एक में मुकाबला बराबरी का चल रहा है। आप देख सकते हैं क्या आंकड़े हैं इस वक्त आपके सामने इन स्विंग स्टेट्स के। वो 538 का पोल दिखा रहा है और ये सिल्वर बटन का पोल दिखा रहा है। जो ब्लू रंग है वो कमला हैरिस के हैं और जो रेड रंग से लिखे गए आंकड़े हैं वो ट्रंप के हैं, रिपब्लिकन का रंग और डेमोक्रेट्स का रंग। आप देख सकते हैं एक जगह मिशिगन में आगे हैं, वहाँ पर 538 में कमला हैरिस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जगहों पर सिल्वर बटन के पोल में आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मामला बहुत ही, मुकाबला जो है वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। 2 में कमला हैरिस आगे हैं तो साफ है कि मुकाबला बहुत ही कड़ा आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रंप अभी भी कुल मिलाकर पूरी परिस्थितियों को अगर आप सम अप करें, जो कि मैंने आपको बताया, ट्रंप के फेवर में हल्का सा झुकाव अभी अमेरिकी वोटरों का समझ में आ रहा है अभी इस वक्त। इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। प्रोफेसर ज़ेनिया बहल जो कि क्वींसलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में ओहायो में है, आपका स्वागत है ज़ेनिया एक बार फिर से। और साथ में अभिषेक सिंह अमर जो कि हैमिल्टन कॉलेज न्यूयॉर्क में डायरेक्टर है एशियन स्टडीज़ के, आपका भी अभिषेक स्वागत है। अभिषेक, विद ड्यू परमिशन फ्रॉम यू, मैं ज़ेनिया से पहला सवाल करना चाहता हूँ। ज़ेनिया, पूरी तस्वीर हम हिंदुस्तान जो कि हज़ारों मील दूर है वहाँ से हम जो देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि बिल्कुल कट थ्रोट है, कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति। आपको क्या लग रहा है ज़ेनिया? मुझे भी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ सुमित जी, मुझे भी वही लग रहा है, कट थ्रोट सिचुएशन है, स्पेशली जो की स्विंग स्टेट्स हैं जो अभी आप बता रहे थे, नेमली नेवाडा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, राइट, ये जो की स्विंग स्टेट्स हैं जिनकी आप जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को, नेक टू नेक है, राइट। व्हेन यू लुक एट द इश्यूज, व्हेन यू लुक एट जो आप मुद्दे देख रहे हैं इलेक्शन के, इमिग्रेशन बहुत बड़ा है, टैक्सेस बहुत बड़े हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, इन सब को लेके अप एंड डाउन हम देख रहे हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है। जो रैलीज हैं मिशिगन में जो हो रही हैं, पेंसिल्वेनिया में जो हो रही हैं, मैडिसन स्क्वायर में भी रिसेंटली ट्रम्प की रैली हुई, इन सब में राइट रेस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये सब मुद्दों पे काफी चर्चा हो रही है, एंड दोनों कैंडिडेट्स आर यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर, राइट, टू द एक्सटेंट दैट वी इवन यूज द एन वर्ड विद मेलानिया ट्रम्प डिफेंडिंग हर हस्बैंड ऑन फॉक्स एंड फ्रेंड्स, सेइंग कि नहीं वो नाज़ी बिल्कुल भी नहीं है, राइट, एंड देन कमला हैरिस कॉलिंग डोनाल्ड ट्रम्प अ फैशिस्ट। तो कंपटीशन बहुत ही नेक टू नेक है। डेफिनेटली कमला हैरिस हैज अ लीड, जो आपने 538 पोल बताया, जो बीबीसी में भी ऑल्सो साइट किया गया, 47-48%, सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखते हैं क्या होता है, पीपल आर डीपली डिवाइडेड, और जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उन पे ही उन मामलों को लेके लोग मतदान देने वाले हैं। व्हेन इट कम्स टू, राइट, आई टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स, इमिग्रेशन बीइंग अ वेरी बिग इशू, पोरस बॉर्डर बीइंग अ वेरी बिग इशू, I just come back to you, Zinnia. मेरे साथ अभिषेक भी हैं, उनका भी एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक, 4-5 महीने पहले जब पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप पर गोली चली, उनके कान में बुलेट लगी, लगा कि माहौल पूरा एक तरफा है, चुनाव वो जीत रहे हैं, तब उनका मुकाबला बाइडेन साहब से था। उसके बाद बाइडेन साहब नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं और कमला हैरिस का नाम आगे आता है। कमला हैरिस आती है, मुकाबले को दिलचस्प बना देती है, और आज जब हम बात कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले, अगले हफ्ते पोलिंग है 5 नवंबर को, ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस को प्रोजेक्ट करके डेमोक्रेट्स ने एक सही स्टेप उठाया, पर कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है क्या? एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि 4 साल से ऑलरेडी डेमोक्रेट्स को देखते आ रहे हैं वहां पे लोग। देखिए, दोनों बात है। आप जो बोल रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी पहले इनको नहीं लगा था, डेमोक्रेट्स को नहीं लगा था कि इतना बड़ा इशू होगा। उनको लगा कि हम कैंडिडेट बदलेंगे और कोई भी ट्रम्प के आगे खड़ा होगा वो तो जीत ही जाएगा बाइडेन के अलावा। लेकिन पिछले 2 महीने से ट्रम्प की टीम ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ अटैक किया कमला हैरिस के ऊपर, और कंसिस्टेंटली ये दावा करते रहे कि अरे ये तो 4 साल से हैं, तो इन लोगों ने इमिग्रेशन क्यों नहीं रोक लिया, इन लोगों ने इन्फ्लेशन को क्यों नहीं कंट्रोल किया, इन लोगों ने जो प्राइस राइज हुआ है ग्रोसरीज और इन चीज़ों का
क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पाए? ये तो 4 साल से पावर में है। देखिए, बात सही है कि वाइस प्रेसिडेंट को कोई पावर होता नहीं है। जो भी होता है पावर वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल एसेंशियली पॉलिसी मेकिंग में होता नहीं है। लेकिन जो 2 महीने 4 महीने से ट्रम्प का एक्चुअली कैंपेन तो 2 साल से चल रहा है, लेकिन 2 महीने में वो ये कहने में और ये सफल हो गए हैं विश्वास दिलाने में लोगों को कि ये 4 साल से पावर में है और ये कुछ कर नहीं पाए। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट कुछ आया है। और पिछले 1 महीने में ही देखें आप, डिबेट के बाद लगा था कि कमला हैरिस को एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है क्योंकि डिबेट वो जीती थी और अच्छा परफॉर्म की थी। और उस समय लग रहा था कि स्मूथ सेलिंग है। लेकिन 1 महीने में जिस तरह से ट्रम्प ने अपने गैप को कम किया है, कहीं न कहीं उनकी जो टीम है वो अपने आप को, अपने लोगों को कम से कम भरोसा क्या दिलाने में आपको भी लग सफल रहा है रही है अभिषेक, कि 4 जहाँ साल पे से आप पावर में हैं है। हैमिल्टन कॉलेज, आपको भी लग रहा है कि ट्रम्प को एज है इस टाइम पे? अभी इस मोमेंट पे मैं बोलूँगा पक्का ट्रम्प को एज है, क्योंकि देखिए जी। कमला हैरिस को जीतना चाहिए, लेकिन जब बात आप डेमोक्रेसी की करते हैं और उसके कंपैरिजन में इमिग्रेशन और प्राइस राइज, देखिए ये पहली बार एक ऐसा इलेक्शन मैं देख रहा हूँ, पिछले 15 साल से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, जो बहुत ही पोलराइज्ड हो गया है। मतलब पहले भी राइट। इशू बेस्ड होता था डिबेट और ये, लेकिन बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गया है। तो इसीलिए बहुत ही क्लोज फाइट है। लेकिन इस मोमेंट पे जिस तरह से ट्रम्प ने अपने गैप को कम किया है, मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग उनको कहीं ना कहीं इंसाइट्स दिए एज है। अभिषेक आपने भी और जीनी आपने भी। वक्त की कमी है, शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों का, लेकिन कुल मिलाकर जो सिचुएशन है इस वक्त दिखाई देती हुई अमेरिका के प्रेसिडेंशियल चुनाव में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जिसको आप कह सकते हैं, उस पर हमारी नज़र तो एनडीटीवी में बनी हुई है, लेकिन आपकी नज़र भी होगी, आप भी जानना चाह रहे होंगे क्या होगा। कोई भी अपडेट देखना हो अमेरिका के चुनाव जुड़ा हुआ तो एनडीटीवी को देखिए, एनडीटीवी की वेबसाइट को देखिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ और खबरें, खबरों की खबर में बड़ी खबरें, ब्रेक के उस पार तुरंत लौट के आते हैं। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, और ये खबर भी बहुत ही अहम मुद्दा है। वह पत्रकार है महेश लांगा। महेश लांगा के इस पूरे मामले को, जो कि हिंदू अखबार में काम करते रहे, उन पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप हैं। जैसी आरोप में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा के मामले में अब नए नए खुलासे हुए हैं। महेश लांगा समाचार पत्र द हिंदू के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। आज अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जीएसटी फ्रॉड के केस में महेश लांगा की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि पूछताछ और छानबीन के दौरान पता चला कि महेश लांगा का संबंध 222 शेल कंपनियों से है और इन कंपनियों के जरिए कुल 7 करोड़ की हेराफेरी की गई। कमिश्नर के मुताबिक महेश लांगा के घर समेत 19 जगहों पर तलाशी ली गई, जिसमें कई बेहद गोपनीय सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि महेश लांगा की आमदनी और जीवन शैली में कोई मेल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न 2022-23 के मुताबिक महेश लांगा की आमदनी 9.48 लाख थी और उनकी पत्नी की आमदनी 6 लाख के करीब थी, लेकिन उनके घर से 20 लाख रुपए सिर्फ कैश मिले हैं। साथ ही वो 5 सितारा होटलों में ठहरता था और विदेशी यात्रा करता था। महेश लांगा अपने कनेक्शन दिखाकर कारोबारियों से पैसों की उगाही करता था, ऐसा पुलिस ने आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि महेश लांगा के खिलाफ एक दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में आरोप है कि महेश लांगा ने एक कारोबारी से 23 लाख रुपए लिए और वापस नहीं किए। साथ ही इसी कारोबारी से उसने अपनी पत्नी की बर्थडे पार्टी के लिए 5,68,000 का बिल भरवाया, लेकिन ये भी पैसे वापस नहीं किए। जब कारोबारी ने पैसे वापस मांगे तो महेश धमकी देने लगा। महेश लांगा के खिलाफ एक तीसरी एफआईआर गांधीनगर में दर्ज हुई है। ये मामला उसके यहां से गोपनीय दस्तावेज मिलने के बाद दर्ज किया गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एफआईआर दाखिल करी गई थी 7 अक्टूबर को। उसके बाद महेश लांगा और कुछ एसोसिएट्स को अरेस्ट किया गया। घर पे उसके सर्च की गई। उसके घर पे करीब 20 लाख कैश मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। जो सर्च कंडक्ट की गई थी वो 19 लोकेशंस में की गई थी पुलिस के द्वारा, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद।
और एफआईआर में ही शेल कंपनियां, लगभग 222 कंपनियों का जिक्र है। शेल कंपनियों का जो डिटेल है वो टेक्निकल जो एनालिसिस है कि एक ही मोबाइल पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही पैन नंबर पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही ईमेल आईडी है। तो इस टाइप से उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसमें बताया है। महेश लांगा की जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न हमने लास्ट 2022-23 का जो चेक किया, उसमें उसकी खुद की इनकम केवल 9.48 लाख बताई है और उसकी वाइफ की इनकम 6.04 लाख, मतलब लगभग 15-15.5 लाख के करीब उसकी एक साल की इनकम है और 20 लाख तो कैश घर से मिला है। और उसका जो लाइफस्टाइल देखो, 5 स्टार होटलों में रुकना, महंगी महंगी गिफ्ट्स का एक्सचेंज, ही हैज विजिटेड फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, आबू धाबी, दुबई, हांगकांग वगैरह भी बाहर ट्रैवल किया गया है। क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उसकी रिपोर्ट हमने गांधीनगर पुलिस को की है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, गांधीनगर सचिवालय गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म किया और उसके बेस पे भी गांधीनगर में एक एफआईआर दाखिल की गई है। महेश लांगा से जुड़ी शेल कंपनियों का खुलासा होने के बाद अब इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है। जाहिर है ये मामला अब जीएसटी फ्रॉड और धोखाधड़ी से काफी आगे निकल गया है। हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के रडार पर दिल्ली और गुजरात के कुछ सरकारी अफसर भी हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि खुद पुलिस कमिश्नर ने महेश लांगा से पूछताछ की है। अहमदाबाद पुलिस ने यह भी बताया कि महेश ने सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कोई खबर नहीं छापी। तो सवाल उठता है कि इन दस्तावेजों का क्या किया गया। सूत्र बताते हैं कि दरअसल इनका इस्तेमाल कॉरपोरेट जासूसी और एक्सटॉर्शन यानी उगाही के लिए हो सकता है और इस नेक्सस यानी साठगांठ में प्रतिद्वंदी कॉरपोरेट्स, कुछ आला अफसर और कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महेश लांगा की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक आज़ादी पर हमला भी बताया, लेकिन अहमदाबाद पुलिस के नए खुलासों के बाद जयराम के सवाल ही सवालों के कटघरे में आ गए। इस बारे में हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर के पास भी कुछ अहम जानकारियां हैं। आइए सीधे मुकेश के पास चलते हैं। महेश लांगा का नेक्सस काफी बड़ा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है महेश लांगा का गुजरात से लेकर दिल्ली तक के ब्यूरोक्रेट्स के साथ में अच्छा उठना बैठना था और ये भी जानकारी सामने आ रही कि उसके नेक्सस में कुछ ब्यूरोक्रेट भी साथ थे। इसको लेकर जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जिनको लेकर जांच चल रही है। वहीं उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं के साथ वो लगातार बातचीत कर रहा था और सूत्रों के मुताबिक उनके इशारे पर उनके लिए जो है वो काम कर रहा था। ऐसी भी जानकारी एजेंसियों के हवाले से मिली है। हालांकि अभी लगातार इस मामले को लेकर जांच चल रही है। जिस तरह से उसने 220 सेल कंपनीज जो है वो खोली हुई थी और उनमें लगातार वो बिजनेस ला रहा था। कई प्रभावशाली लोगों से वो लगातार मिलता था और ये सारी मीटिंग 5 स्टार होटलों में होती थी। पुलिस के मुताबिक वो 5 स्टार में सूट बुक कराता था, इसके साथ में महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, चार्टेड फ्लाइट से घूमता था। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि वो किस तरह से लगातार एक फेक कंपनी के जरिए पैसे कमा रहा था और इसको लेकर जो पूरी मनी ट्रेल है उसको लेकर ईडी जांच कर रही है कि आखिर पैसा कहां से कहां डाइवर्ट किया गया, क्योंकि इसमें हवाला का एंगल भी है। पुलिस ने भी कहा है कि इसमें हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा था। कुल 220 जो सेल कंपनीज हैं उनको बनाया गया था। तो इसको लेकर अब लगातार जांच चल रही है। और एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये सेल कंपनीज बनाकर जीएसटी बचाने के नाम पर जो बिजनेस किया जा रहा था उसमें इस बात का शक है कि कहीं महेश लांगा कॉरपोरेट जासूसी तो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने लगातार इन कंपनियों के जरिए बिजनेस किया और तमाम जो कंपनियां हैं वो खोली। तो कहीं कॉरपोरेट जासूसी तो नहीं की जा रही थी। उसके घर से कई गोपनीय सरकारी दस्तावेज मिले हैं जिनका कोई न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं था। तो आखिर ये दस्तावेज कहां से आए, इसको लेकर भी गांधीनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो दिल्ली और गुजरात में जो एक लॉबी है उस लॉबी के साथ उसका नेक्सस है। ये जांच में ये बात निकलकर सामने आ रही है और इस लॉबी के लोग लगातार उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये भी जांच में
निकलकर सामने आ रहा है। गुजरात पुलिस के साथ साथ ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इस पूरे नेक्सस को टटोलने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसके नेक्सस में हर क्षेत्र के लोग हैं, ये भी जानकारी मिली है। तो उसको पूरे नेक्सस को, पूरे सिंडिकेट को देखने के लिए, जांच करने के लिए लगातार गुजरात पुलिस और ईडी इसमें लगातार जांच कर रही है। जो महेश लांगा है उसके खिलाफ अब तक 4 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें पहला मामला है जीएसटी चोरी का, दूसरा जो मामला है वो गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का, और तीसरा जो मामला है वो है एक कारोबारी के साथ में ठगी करने का और उससे रंगदारी मांगने का, और चौथा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो ईडी ने दर्ज किया है। तो अलग अलग केस उसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक इस मामले में 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो महेश लांगा एक पत्रकार होने के नाते लगातार उस पत्रकारिता की आड़ में जो है इलीगल कामों को अंजाम दे रहा था। ये दावा है गुजरात पुलिस का और ईडी का। और पत्रकारिता की आड़ में वो बड़े बड़े लोगों से मिलता था, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करता था और उनसे बिजनेस लाता था। वो लोगों से ये भी कहता था कि अगर बिजनेस नहीं दिया तो उनके खिलाफ अखबार में नेगेटिव खबरें आएंगी और बिजनेस दिया तो पॉजिटिव खबरें आएंगी। इस तरह की बात भी जांच में सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर गुजरात पुलिस और जो ईडी है वो उसके खिलाफ लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है और जो उसका पूरा एक लॉबी है और जो नेक्सस है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मुद्दे पर आइए ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अब 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, जॉन दयाल साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप दोनों का स्वागत है। जॉन दयाल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। पत्रकार महेश लांगा पर अहमदाबाद पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका संबंध 222 शेल कंपनियों से बताया, 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला है। एडिटर्स गिल्ड की क्या राय है, क्या कहना चाहता है एडिटर्स गिल्ड? एडिटर्स गिल्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है, आधिकारिक स्टेटमेंट, वो बहुत क्लियर है। उसमें 2 चीज़ों को अलग अलग किया गया है। जो क्राइम अलेजेड है, अब वो अलेजेड ही है, अभी पुलिस कह रही है, वो अलग बात है। मगर इस पत्रकार का एक रिकॉर्ड है गुजरात स्टेट में, और रिकॉर्ड है एक अच्छे पत्रकार के रूप में, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में, और सरकार विरोधी तो नहीं मगर सरकार के मिले जुले भी नहीं है पत्रकार। ये बात साफ है। एडिटर्स गिल्ड के अपनी स्टेटमेंट में साफ लिखा गया है कि इनको इनके पत्रकारिता के लिए ना घेरा जाए। जी दयाल साहब, ये भी जानना चाहेंगे आखिरकार ये संस्थाएं, एडिटर्स गिल्ड हो गया या बाकी जो पत्रकारों की संस्थाएं हैं जो आज महेश लांगा साहब के फेवर में लिख रही हैं, वो चाहती क्या है? क्योंकि पुलिस की तो जांच अभी चली रही है, तो इन्वेस्टिगेशन तो ऑन है। देखिए, मेरे को 55 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए। हमेशा हमने देखा है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी, मैं कहता नहीं हूँ, 55 साल में बहुत सरकारें आई हैं गई हैं, सो चाहते हैं पत्रकार उनके साथ रहे। पत्रकारों को वो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वू करते हैं, उनके करीब लाने की कोशिश करते हैं, उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं। कई पत्रकार रहते हुए पॉलिटिशियन बन गए, मंत्री पद तक आया, हर पार्टी में, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने। ये पत्रकार ही थे मेरे जैसे ही, मगर उनको या तो राजनीति का शौक था या जो उनको राजनीतिक बुला रहे थे अपने पास के इनकी वजह से, या तो इनकी जाति का या इनके मानसिक शक्ति का कोई फ़ायदा उठा सकेंगे। उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और पत्रकारों को भी आज करोड़पति पत्रकार भी हैं और हमारे जैसे गरीब पत्रकार भी हैं। तो पत्रकार होना और पत्रकार होते हुए पॉलिटिशियन बन जाना, इसमें कोई जुर्म नहीं है, कई लोग कर जाते हैं। मगर ज़्यादातर पत्रकार अपने आप को सोचते हैं कि पत्रकार का एक सरकार के प्रति, सरकार के जो ऑर्गन्स हैं उनके प्रति एक विरोधाभास रहता है हमेशा। पूंजीपतियों के खिलाफ एक विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास ना रहे तो जनता की तरफ से नुमाइंदा बन के वो क्या खोज करेंगे, क्या कहेंगे कि किस पूंजीपति ने किस जंगल के ऊपर पॉलिटिशियन से मिलके जब्ती कर ली, कैसे बताएंगे वो? तो ये विरोधाभास बहुत आवश्यक है स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए और पत्रकारिता की
और एक्सप्रेशन की, बोली की स्वतंत्रता उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा रहा क्राइम। कोई पत्रकार ऑर्गेनाइजेशन एटिस गिल्ड भी नहीं, ये नहीं कह रही है कि पत्रकार कानून से ऊपर है। हम तो खुद ही कहते हैं कि जज महोदय कानून से ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे कानून के ऊपर मारेंगे? कानून के ऊपर कोई नहीं है। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, किसी का खून करता हूँ, कोई फ्रॉड करता हूँ और कोई जुर्म करता हूँ दंड संहिता के नीचे, तो मेरे को यकीनन सजा भुगतनी पड़ेगी। जो प्रक्रिया है उसके प्रति अपने आप को नतमस्तक होना पड़ेगा। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, गुजरात पुलिस की जो जांच हुई उसमें बहुत गंभीर आरोप महेश लांगा पर लगे। शेल कंपनियों से संबंध होना, सैलरी कम और लेकिन खर्चा और रहन सहन कहीं ज़्यादा आलीशान। एक पत्रकार होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे हर्षवर्धन जी? देखिए, मुझे लगता है कि महेश लांगा पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं और एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस तरह से उसकी प्रतिष्ठा है, और अगर कोई पत्रकार इस तरह की बेईमानी कर रहा है, उसका गलत उपयोग कर रहा है उस अपनी पोजीशनिंग का, तो ये बेहद खतरनाक है। खतरनाक इस लिहाज से नहीं है कि किसी एक पत्रकार ने कुछ पैसे कमा लिए, कुछ बेईमानी कर ली, किसी को चीटिंग कर दिया, किसी बिजनेसमैन के साथ गलत कर दिया। इसका जो बड़ा दुष्परिणाम है वो लोकतंत्र के लिए गड़बड़ है। और मेरा ये मानना है कि महेश लांगा के खिलाफ जिस तरह के भी आरोप हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उसके आधार पर जो कानूनी दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए, जिससे लोगों को ये भरोसा हो कि लोकतंत्र के साथ अगर पत्रकारिता की आड़ में कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है। कानून की नजर में सब एक बराबर है। हर्षवर्धन जी, पत्रकारों की संस्थाएं जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और तमाम संस्थानों ने महेश लांगा के समर्थन में जांच निष्पक्ष कराने के लिए पत्र भी लिखे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में जब पत्रकार संगठनों की बात होती है तो चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो या फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो या फिर दूसरे ऐसे पत्रकारों के नाम पर बने संगठन हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या थी? उनकी जिम्मेदारी ये है कि देश में कहीं भी अगर किसी पत्रकार का गलत उत्पीड़न हो रहा हो, किसी पत्रकार को पुलिस परेशान कर रही हो, किसी पत्रकार को सरकार दबाव बना रही हो, तो जरूर उसके खिलाफ वो खड़े हों। लेकिन अगर किसी पत्रकार ने चीटिंग की है, बेईमानी की है, उसके साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड खड़े होते हैं, तो वो एक तरह से उसमें सहभागी हो रहे हैं। और जिस काम के लिए इन संस्थाओं को खड़ा किया गया था, या कहें कि जो सामान्य पत्रकार जिस भरोसे से इन संस्थाओं की तरफ देखता है, वो विश्वास टूटता है। और मेरा यह मानना है कि महेश लांगा के खिलाफ जो प्रथम दृष्टया आरोप हैं ये बेहद गंभीर हैं। इसके आगे का काम जांच एजेंसियों और न्यायालय को करना है। मुझे लगता है कि पत्रकार संगठन जो है उनको इससे बचना चाहिए। जी, हर्षवर्धन जी, शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो दो वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने सुनी। महेश लांगा का मामला गरमा गया है, गंभीर आरोप लगे हैं। जिस तरह के उन्होंने नेक्सस के तहत काम किया, जैसा कि पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है। आज खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।